दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडेक मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस समय देश में पूरा राजनीतिक जो माहौल है लगातार वह गर्म होता जा रहा है और जो सभी राजनीतिक दल हैं अपने-अपने हिसाब से वह आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। जहां सत्ता पक्ष विभिन्न तरह की रणनीतियों को अंजाम दे रहा है और अयोध्या में जो श्री राम मंदिर का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में होनी है, उसको लेकर भी एक तरह सत्ता पक्ष लगातार पूरी भूमिका वो गंभीरता से निभा रहा है। और वहीं विपक्षी दल वह भी लगातार एकजुट हो रहे हैं और जो अपना कुनबा है उसे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से विभिन्न क्षेत्रीय दल जो विभिन्न राज्यों में थे उनमें से कुछ नेता उनमें शामिल भी हो रहे हैं। जैसे कल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी बहन शर्मिला जी ने कल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। तो इस तरह के तमाम तरह के नए-नए कवायद राजनीतिक पार्टियों के द्वारा हो रही है। उसी बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा राहुल गांधी दोबारा से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के शुरू करने जा रहे हैं। और जैसे भारत जोड़ो यात्रा में उन्हें एक बड़ी सफलता मिली थी और लोगों से सीधा संवाद करने में वह सफल हुए थे। उसी प्रकार से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी सोचा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी उसी तरह से इसमें सफलता प्राप्त करेंगे और राजनीतिक रूप से कांग्रेस और विपक्षी दलों जो गठबंधन इंडिया समूह उसको क्या राजनीतिक रूप से इसमें क्या फायदा हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ दिनेश बोहरा जी जुड़े हुए हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही विभिन्न तरह के आप प्लेटफ़ॉर्म्स पर उन्हें मीडिया के देखते हैं और साथ ही उनका यूट्यूब चैनल है जिसमें वह बहुत सार्थक विश्लेषण के द्वारा आप सबके सामने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को प्रस्तुत करते हैं। मैं पुनः उनका स्वागत करता हूँ। तो दिनेश जी, जैसा आप जानते हैं इस समय जो राजनीतिक माहौल है देश का एक तरह से अपने शिखर पर जा रहा है और क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है। ऐसे में कांग्रेस के द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो शुरुआत की घोषणा की गई है, 14 जनवरी से वे उसकी यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? आपको क्या लगता है कि इससे क्या राजनीतिक रूप से वह क्या प्राप्त कर सकते हैं? जी नमस्कार प्रशांत जी, धन्यवाद आपने मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित किया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा, पहले तो भारत को ही समझ लें कि भारत क्या है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हिंदी पट्टी के कुछ राज्य हैं और वो भारत है। नहीं, कुछ लोग समझते हैं कि दक्षिण के 4-5 राज्य हैं तो वो भारत है, वो भी नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है जिसमें बंगाल है, उड़ीसा है और वो भारत है, वो भी नहीं है। कुछ लोग असम और नॉर्थ ईस्ट को समझते हैं कि शायद वो भारत का एरिया है, वो भी नहीं। सब जुड़कर ही तो भारत बनता है। ये सब जुड़ेंगे नहीं तो भारत बनेगा कैसे? दरअसल ये सभी जो ज़ोन्स हैं, नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो या नॉर्थ ईस्ट हो, इन सब का सोच अलग है। विविधता बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहां पर जब राजनैतिक शक्तियां या कुछ ऐसी शक्तियां जो दक्षिणपंथी शक्तियां भी हैं, जब वो सोचती हैं कि हम एक छड़ी से सबको हाँक सकते हैं तो असंभव है। वो सोचते हैं कि एक सोच, एक विचार के द्वारा हम सबको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यहां भी वो गलत है। इसलिए आप जब उड़ीसा जाएंगे तो वहां लोगों की सोच अलग है, वो हिंदी पट्टी की सोच नहीं है। बंगाल जाएंगे तो आपको अलग सोच मिलेगी। कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि हम सबका डीएनए तो एक ही है। जरा नॉर्थ ईस्ट में जाके देखिए कि क्या उनका डीएनए और हमारा डीएनए एक ही है क्या? हमारी जो शक्लें हैं, बिल्कुल अलग है, मुख्तलिफ है एक्चुअली। वो जो डीएनए है वो मंगोलियन, चाइनीज़, साउथ ईस्ट एशियंस को आप कह सकते हो उसका डीएनए है। तो हमारी शक्ल भी उनसे नहीं मिलती। तो नेचुरली उनका रहने के रिवाज, उनकी परंपराएँ, उनकी मान्यताएँ और ऑलमोस्ट सारे के सारे ट्राइबल्स एक बहुत बड़ी संख्या में, तो उनकी सोच अलग है बिल्कुल। तो आप अपनी सोच उन पर नहीं लाद सकते। इवन अंग्रेज़ों ने अपनी सोच उन पर लादने की कोशिश नहीं की। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा एक प्रयास है कि इन सभी हिस्सों के अंदर फिर से एक समन्वय पैदा किया जाए। इस सभी हिस्सों की एक समझ पैदा की जाए। इन सब के प्रति समझ पैदा होगी तो न्याय पैदा होगा। सोचिए, हमारे देश में एक नया कश्मीर बन जाता है, एक नई घाटी बन जाती है मणिपुर में। आप 254 से ज्यादा चर्च जला देते हैं, गिरा देते हैं, ध्वस्त कर देते हैं। क्रिश्चियन अलग हो जाते हैं, हिंदू अलग हो जाते हैं, मैती और कुकीज। और प्रधानमंत्री को चिंता नहीं होती और वहां जाते भी नहीं है।
तो 75 सालों में किसी एक राज्य में इतनी बड़ी खाई अगर पैदा हुई है तो मणिपुर में पैदा हुई है। इस मणिपुर की खाई ने मिजोरम के अंदर खाई पैदा की, नागालैंड में खाई पैदा की, अरुणाचल में खाई पैदा की, मेघालय में खाई पैदा की। हम कई बार सोचते हैं कि ये बहुत छोटे स्टेट हैं, वहां से लोकसभा की सीटें कितनी हैं? ले दे के 2 त्रिपुरा की, 2 मणिपुर की, 2 नागालैंड की, 1 मिजोरम की, 2 मेघालय और 2 अरुणाचल। क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे पास तो एक स्टेट ही ऐसे जिसमें 80 सीटें हैं। जब हम इस चश्मे से भारत को देखते हैं, तो हम भारत के विघटन की बात करते हैं। जब हम एक भी सीट को न्याय की दृष्टि से देखते हैं, तो हम भारत को जोड़ने की बात करते हैं। शायद दक्षिणपंथियों को, आरएसएस की थ्योरी को चीज़ समझ में नहीं आएगी कि भारत इतना विविध है कि उसके अंदर एक विचार, एक सोच, एक भाषा, एक रंग, एक झंडा, एक खाना नहीं थोपा जा सकता है। यहाँ तो एक देश के अंदर कई देश हैं, एक भारत में कई भारत हैं। ये थ्योरी जर्मनी में चल सकती थी, क्योंकि भाषा एक थी, सोच एक थी, विचार एक था, झंडा एक था, लेकिन वो जर्मनी था, छोटा था बहुत। भारत में तो कई भारत हैं। जो संस्था या जो ऑर्गेनाइजेशन या दल भारत को सिर्फ एक एंटिटी के रूप में देखेगा, वो हमेशा फेल हो जाएगा। कभी-कभी हमें इस बात का आभास होगा कि शायद हम जीत गए हैं और हमने सारे भारत को एक एंटिटी में कन्वर्ट कर दिया है। नहीं, भारत के अंदर बहुत सारी एंटिटीज हैं। भारत उतना ही विविध है जितना ऑस्ट्रेलिया विविध है। भारत उतना ही विविध है जितना अमेरिका विविध है। वहां भी 50 स्टेट हैं। 50 राज्यों के अंदर 50 सुप्रीम कोर्ट हैं। 50 राज्यों के अपने संविधान हैं। उसके बावजूद भी एक है। तो कोई ये कहे कि जैसे अमित शाह कहते हैं कि एक देश में 2 विधान कैसे हो सकते हैं? कश्मीर में था, कॉन्स्टिट्यूशन था उनका एक। क्यों नहीं हो सकते? अगर अमेरिका के अंदर 50 विधान हो सकते हैं और वो सर्वाइव कर सकते हैं, तो क्यों नहीं? और अगर आप भारत के इतिहास में जाएँ, जब हमारा संविधान भी बन रहा था, तो उसकी मूल संरचना में सोच क्या थी? उसका पहला ड्राफ्ट क्या था? एक शायद राव साहब थे जिन्होंने पहला ड्राफ्ट बनाया था संविधान का कि इंडिया इज़ नॉट अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया इज़ अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। ये पहला वाक्य था उसका। यानी कि यहाँ पे जितने भी जो स्टेट्स होंगे, वो मिलकर अमेरिकन टर्म के ऊपर भारत बनाएँगे। क्योंकि यहाँ सोच अलग है और अमेरिका में सोच अलग है। अगर न्यूयॉर्क के अंदर जो लोग रहते हैं या फिर उनके वेस्टर्न सेक्टर जो सैन फ्रांसिस्को है, लॉस एंजेलिस है, वहाँ जाते हैं, उसकी सोच अलग है। आप नॉर्दर्न एरिया में, सेंटर में शिकागो जाते हैं, उनकी सोच अलग है। आप साउथ में जो मैक्सिको के साथ जो इलाके मिलते हैं, उनकी सोच अलग है। श्वेत हैं, वहाँ पे श्वेत हैं, उसके गेहुआ रंग के लोग भी वहाँ रहते हैं, अलग वर्ग हैं, अलग धर्म हैं। पुराने जो हमारे उनके ओरिजिनल्स जो हैं, जिसको ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनल्स कहा जाता है, वो हैं। तो पूरी दुनिया में विविधता है। जब हम विविधता को निगेट कर देते हैं तो समस्याएं होती हैं। भारत जोड़ो 2.0 यात्रा 2 ये नॉर्थ ईस्ट से चलती है और मुझे इस बात की खुशी थी कि जब मैंने इसका पूरा का पूरा जब कार्यक्रम देखा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता इसलिए हुई कि ये मणिपुर के अंदर 107 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रहे हैं। इसका मतलब 4 डिस्ट्रिक्ट तय करेंगे, तो मैं समझ गया कि उसमें चूड़ा चांदपुर भी आएगा और इम्फाल भी आएगा। यानी कि अभी दोनों लोग मिल नहीं सकते। लेकिन कांग्रेस ने इस यात्रा में इस बात का ध्यान रखा कि मणिपुर में जो चूड़ाचांदपुर का इलाका है, जो कुकीज का इलाका है, क्रिश्चियंस का इलाका है, वहां भी ये यात्रा होनी चाहिए और इम्फाल जो मैती हिंदू है, वहां भी यात्रा होनी चाहिए। ये मेरे लिए एक महत्वपूर्ण था कि यहां पर एक एक किस्म का जस्टिस होने जा रहा है। ये शुभ संकेत है। लेकिन इम्फाल से यात्रा कोहिमा, जोरहाट, ईटानगर यानी कि फिर अरुणाचल में, फिर दिसपुर, कूच बिहार, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, अरेरिया, पूर्णिया, देन मुर्शिदाबाद, जमशेदपुर और फिर झारसुगुड़ा और रायगढ़ होती-होती फिर बरेली, अलीगढ़, गुना, इसके बाद आपका गुजरात में आती है मांडवी, फिर मुंबई आती है। एक बात हमें समझनी चाहिए कि ये यात्रा करीब-करीब 6700 किलोमीटर की है। अब 14 स्टेट से 15 स्टेट हो गए हैं, जिले भी बढ़ गए हैं। लगभग 100 के करीब जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी अप्रॉक्सिमेटली उनको कैटर कर रहे हैं। ये दरअसल यात्रा नहीं है, ये एक किस्म से आप कह सकते हो कि बहुत सारी चुनाव सभाएं हैं, जहां
आम दृष्टि से देखा जाए तो इतनी चुनाव सभाएं संभव नहीं है। एक बिल्टअप है, कुछ वैसा ही बिल्टअप जो राम मंदिर का सिस्टम बीजेपी के द्वारा बनाया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि इसका जो मोमेंटम होगा, बड़ा होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गोदी मीडिया उसको कवर करता है या नहीं करता है। कहते हैं जब बात बन जाती है तो उन्हें मजबूरी में आके कवर भी करना पड़ेगा। हो सकता है 14 तारीख के बाद 7-8 दिन तक राम जन्मभूमि का जो सारा का सारा प्रकरण है वो चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही वो 22 तारीख टल जाएगी तो चीजें खत्म हो जाएंगी, उसका जो बबल है वो समाप्त होना शुरू हो जाएगा। भारतीय जनमानस बदला हुआ जनमानस है, 2019 का जनमानस नहीं है। यहां पर कोई भी एक मुद्दा स्टिक नहीं करता, अभी मुद्दे स्टिक नहीं करते। मोदी जी के कई मुद्दे फेल हुए, सीएए, एनआरसी। सबसे बड़ा जो उनको शॉक लगा है, एक्चुअली जो मुद्दा उनका फिजल आउट हुआ है, वो कल्पना लोक में नहीं सोच सकते थे कि मुद्दा फेल हो सकता है। वो था महिला आरक्षण का। उनकी कल्पना से बाहर था कि ये मुद्दा फिजल आउट हो जाएगा और स्टिक नहीं करेगा, लेकिन उसने स्टिक नहीं किया। इसलिए जो मोमेंटम आपके सामने राम मंदिर का बनाया जा रहा है, ये जनवरी एंड आते आते खत्म हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है। हिंदी पट्टी में थोड़ा सा असर रहेगा, लेकिन साउथ के अंदर कोई असर नहीं है। मैं महाराष्ट्र में हूँ, यहाँ पर मुंबई में हूँ, मैं लगातार ट्रैवल करता रहता हूँ, पूना जाता हूँ, बाकी एरियाज को देखता हूँ। मैंने यहाँ पर किसी को बात करते नहीं देखा। कोई आदमी यहाँ पर राम मंदिर की बात नहीं करता है। यहाँ पर किसी को मंदिर जाना होता है, अच्छा कहीं जाना है, अच्छा मैं शिरडी होके आ जाता हूँ, वो शिरडी चले जाएंगे। क्या है, 250 किलोमीटर दूर है, 5 घंटे पहुंच जाएंगे वहां पर। दे डोंट टॉक अबाउट इट। दरअसल साउथ में जाएंगे तो बिल्कुल ही बात नहीं होती। अब आंध्रा तेलंगाना में जाओगे, कर्नाटक में जाओगे तो कहेंगे हम तिरुपति चले जाते हैं। केरल में जाओगे गुरुवायूर चले जाते हैं। तमिलनाडु जाओगे तो मीनाक्षी मंदिर चले जाते हैं। केरल में उधर और आगे जाएंगे तो त्रिवेंद्रम के पद्मनाभ टेम्पल में आप चले जाएंगे। उड़ीसा जाएंगे तो कहेंगे नहीं, राम नहीं ट्रैक नहीं कर रहा है, हम जगन्नाथपुरी जाएंगे। और बंगाल देवी काली का देश है। तो हर स्टेट जो है, और नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा मोस्टली क्रिश्चियन है, तो उनकी बात ही क्या करनी है। तो हमारे यहाँ कोई एक गॉड यूनिवर्सल नहीं है। आप साउथ में जाएंगे, राम की बात भी नहीं होती वहां पर। महाराष्ट्र में इतनी राम की बात नहीं होती। यहाँ आपको अधिकतर बात शिरडी बाबा की मिल जाएगी, सिद्धिविनायक टेम्पल की मिल जाएगी। हमारे यहाँ के गणेश जी का मंदिर है, महालक्ष्मी का मंदिर भी, लेकिन सिद्धिविनायक सिद्धि काफी बड़ी है। तो लोग यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से क्या पूरी दुनिया से सिद्धिविनायक के टेम्पल में आते हैं करने को। तो अपने अपने एरियाज के अपने अपने गॉड हैं। और इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर खास एक विट्ठल की यात्रा होती है, आपको पता है। तो उस विट्ठल की यात्रा में तो लाखों लोग जुड़ते हैं, और फिर वो वाराकरीस कहते हैं उनको, वो जाते हैं वहां पर। तो उनकी श्रद्धा किसमें है? भगवान विट्ठल के अंदर है। तो वो भी विष्णु का रूप है, लेकिन अलग अलग एरियाज में लोग अलग अलग गॉड्स का जो प्रतिरूप है उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं। तो बहुत सारी संख्या में लोग राम शब्द के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो ये दिक्कत है। मुझे लगता है कि ये जो न्याय यात्रा है भारत जोड़ो की, इसका ट्रैक्शन बड़ा रहेगा। ये ट्रैक्शन इसलिए बड़ा रहेगा कि ये 2.25-2.5 महीने तक लोगों के मन मानस पे छाई रहेगी। और इसको सोशल मीडिया के अंदर और कुछ और मीडिया के अंदर जो इसको ट्रैक्शन मिलने जा रहा है, जहां पे इसको प्रमुखता से दिखाया जाएगा, उनकी खबरें आएंगी, मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा बिल्टअप होगा। और इस बिल्टअप को हमें उतनी ही उतने ही महत्व से देखना चाहिए जितने महत्व से हमने पिछली भारत जोड़ो यात्रा को देखा था। पिछली भारत जोड़ो यात्रा में एक कमी रह गई थी, उसका बिल्टअप होने में कम से कम नहीं तो 1 महीना लग गया था। तब वो जिसे कहते हैं, कोई चीज शबाब पे आती है। तो शुरुआत में तो लोगों ने उसको कंडेम कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने देखा कि लोग जुड़ते गए। तो 1 महीना लगा उनको शबाब पे आने पे, फिर उसके बाद तो परवान चढ़ती चली गई। लेकिन अब वो जमीन बनी हुई है, नींव बनी हुई है। तो अब जो लोग वहां से साथ में जुड़ेंगे, और फिर कम से कम इस बार राहुल की लेग्स के ऊपर वजन थोड़ा कम पड़ेगा। मुझे मालूम था कि वो नहीं करेंगे, और मैंने पहले कहा भी था उनसे कि भाई आप, आई थिंक हिज लेग्स आर नॉट कॉम्पिटेंट एनफ टू गो फॉर सच ए लॉन्ग ट्रैवल राइट नाउ। तो आप बस वगैरह से जाइए, कार वगैरह से जाइए, तो आप ज्यादा कामयाब होंगे। तो यहाँ 4,000 किलोमीटर की जगह 6,700 कुछ 11 या 13 किलोमीटर है अभी। मुझे लगता है कि बीजेपी से डरी हुई है, क्योंकि उसको लगता है कि इसका जब बिल्टअप होगा तो इतनी जल्दी वो मिटने वाला नहीं है। और बिल्कुल ये लोकसभा के चुनाव के बीच में जाके खड़ा हो रहा है। 6 मार्च के आसपास जब हो रहा है, इसका समापन है, ये वो टाइम होगा जब सामने वोटिंग खड़ी होगी आपके, बिल्कुल। तो वहां पर जो उसका इंपैक्ट है बड़ा होगा। लेकिन एक चीज मैं चाहता हूं इसके अंदर कि
इंडिया गठबंधन के सदस्यों को शामिल करें इस यात्रा में। इस यात्रा को सिर्फ कांग्रेस की यात्रा ना रहने दें। अगर आप सिर्फ कांग्रेस की यात्रा लेकर चलेंगे और उन्हें इनवाइट नहीं करते हैं और सिर्फ अपनी इमेज सुधारने के लिए आप कर रहे हैं, तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। अगर आप इंडिया गठबंधन के लोगों को साथ में लेके चलते हैं हर मोड़ पर, हर शहर में, तो बात बन जाएगी। प्रशांत जी। जी, जी, बिल्कुल ठीक है। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने इसमें कही कि एक तो न्याय यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है देश के लिए, एक बताया कि पूरे देश के अंदर जिस तरह से विविधताएँ हैं हमारे देश में अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं तो बल्कि कहता हूँ कि प्रकृति ने भी इतनी विविधताएँ दी हैं, कहीं भी उन्होंने एक समान, एक रंग या एक गुण किसी को नहीं दिया है। विभिन्न तरह की विविधताएँ हैं, प्रकृति को देख लीजिए, चाहे विभिन्न तरह के फूल हैं, पेड़-पौधे हैं। तो जब सृष्टि ने इतनी विविधताएँ हमें दी हैं, तो हम लोग कैसे एक किसी को रंग में रंग सकते हैं? और बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपने कही कि विपक्षी दलों को अगर साथ में लेकर चलती है कांग्रेस पार्टी इस यात्रा में, तो उसके बड़े राजनीतिक परिणाम सामने आ सकते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि और खासतौर से देखेंगे जो रूट है पूरी यात्रा का, वह चुनौतीपूर्ण है एक तरह से क्योंकि इन राज्यों में यात्रा गुजरेगी जहाँ पे कांग्रेस को ज़्यादा कोई बड़ी इस समय कुछ हाल के वर्षों में राजनीतिक सफलताएँ नहीं मिली हैं। तो ऐसे में विपक्षी दलों का साथ क्या मतलब परिणाम दे सकता है राजनीतिक तौर पर? क्या लगता है आपको? देखिए, यात्रा कोई भी हो, एक चीज होती है स्पिल ओवर इफेक्ट। हम कई बार सोचते हैं कि उसका जो इम्पैक्ट होगा सिर्फ उसी एरिया में होगा जहां से वो गुजरती है। याद कीजिए दांडी यात्रा तो गुजरात में थी, लेकिन असर पूरे भारत में था। तो जो स्पिल ओवर इफेक्ट होता है या जो ए वेवी इफेक्ट होता है कि एक लहर आती है, दूसरी लहर, तीसरी, चौथी और फिर किनारे पे आकर टकराती है, तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो साउथ की ओर भी होगा और नॉर्थ की ओर भी होगा। इसको सिर्फ उस क्षेत्र के अंदर इम्पैक्ट के हिसाब से ना नापा जाए तो अच्छा है। हम ये गलती कर जाते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन की दुनिया है ये। कम्युनिकेशन की दुनिया में न्यूज जो ट्रैवल करती है ना, वो बहुत तेज स्पीड से करती है और इसका ट्रैक्शन पूरी दुनिया में होगा। राहुल की इस यात्रा को वॉच करने के लिए अमेरिका भी देखेगा, ब्रिटेन भी देखेगा, दुनिया की लिबरल डेमोक्रेसीज भी देखेंगी और साथ ही में हर वो व्यक्ति जो साउथ एशिया के अंदर आते हुए बदलावों को ट्रैक कर रहा है वो उसको देखेगा। ये साल महत्वपूर्ण चुनाव का है। ये साल जनवरी में बांग्लादेश के चुनाव का है और वहां भी बहुत कुछ साख पे है। खालिदा जिया ने वहां भी बायकॉट किया है फिर से। जो शेख हसीना जो एक डिक्टेटर बन चुकी है, तो उसके खिलाफ बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि जीतने के बाद भी शायद वो 1-2 साल तक प्रधानमंत्री ना रह सके। ऐसे हालात हैं वहां पर, खून खराबा, कत्लो आम है। पाकिस्तान में चुनाव है फरवरी के अंदर, भारत में चुनाव है मार्च अप्रैल के अंदर, अमेरिका में चुनाव है नवंबर में। तो बहुत सारी जगह पे लोग ट्रैक कर रहे हैं कि जो परिवर्तन आएंगे ये पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगे। तो हमें उसका सिर्फ एक लोकल इफेक्ट नहीं देखना है। आज की डेट में जो इसका इम्पैक्ट वो यूनिवर्सल इम्पैक्ट है। यूनिवर्सल है। सिर्फ सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो मध्य प्रदेश से गुजरेंगे तो कर्नाटक को इफेक्ट करेंगे या ऊपर यूपी को इफेक्ट करेंगे, नहीं। वो सर अमेरिका में, ब्रिटेन में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो इंडियन डायस्पोरा है उनको भी इम्पैक्ट करेंगे। जो वहां के दूसरे अंग्रेज पॉलिटिकल एनालिस्ट है उनको भी इम्पैक्ट करेंगे। तो हम आज की डेट में जो चीजें हैं ना, वो सिंक्रोनाइज्ड है। वो उसे हम आइसोलेशन में ना देखें। ये चीजें इंपैक्ट करती हैं। आज हम यहां बैठ के अमेरिका के इलेक्शंस को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं। हमें मालूम है कि जो बाइडेन की रेटिंग बहुत ड्रास्टिकली डाउन हो रही है। हमें मालूम है कि ट्रंप को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हमें मालूम है कि कौन से वहां से इमर्जिंग कैंडिडेट हो सकते हैं रिपब्लिकन पार्टी के और डेमोक्रेटिक पार्टी के। हमें मालूम है ऋषि सुनाक बहुत डीप ट्रबल में है इस समय। हमें मालूम है ऑस्ट्रेलिया से क्या वेव्स उठ रही हैं और लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो हम इसको लोकलाइज्ड वे में ना सोचें। हमें थोड़ा एक ब्रॉडर आउटलुक सोचना है कि हम ये ना कहें कि ये सिर्फ 100 लोकसभा के जो चुनाव क्षेत्र है अप्रॉक्सीमेटली उनको प्रभावित करेगी। नहीं सर, ये पूरे जनमानस को प्रभावित करेगी, 140 करोड़ को प्रभावित करेगी और बाकी दुनिया के जो लोग हैं जिसमें हिंदुस्तानी भी और वहां के लोग हैं उन्हें भी प्रभावित करेगी। सारी दुनिया अगर अमेरिका को देखती है तो सारी दुनिया हिंदुस्तान को भी देख रही है। हाँ, और हिंदुस्तान में जो परिवर्तन आएंगे वो सिर्फ परिवर्तन हिंदुस्तान के लिए नहीं है, वो परिवर्तन बाकी दुनिया के देशों के अंदर जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं या ऑटोक्रेसीज हैं उनके ऊपर इंपैक्ट आता है।
भूकंप के कंपन होते हैं ना, एपिसेंटर कहाँ होता है और कंपन कहाँ आते हैं। जी, जी। कई बार पता लगा कि दिल्ली हिलनी शुरू हो जाती है हुँ, हुँ। और पता लग रहा कि एपिसेंटर तो अफगानिस्तान में है उसका, और हमें यहाँ पर ये एपिसेंटर उसका नेपाल में है और धरती यहाँ कांप रही है। सर इंडिया एपिसेंटर होगा, इसके कंपन बहुत दूर तक जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को प्रशांत जी। जी, जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि इस पूरी दुनिया की नज़र भी इस यात्रा पे लगी होंगी, क्योंकि जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को की जनने की बात कही जाती है भारत देश, और उसमें इस तरह की यात्राएँ निश्चित रूप से बड़ा एक कहीं कहीं ना मुकाम प्राप्त करती भी है, और ये इतिहास भी रहा है देश की राजनीतिक अगर परिदृश्य को देखें, तो इसको आगे बढ़ाते हैं कि जिस तरह से न्याय यात्रा का एक पूरी संरचना है, और आपने काफ़ी विस्तार से इस विषय पे कहा है, और जैसा आपने कहा था विपक्षी दलों का जो इसमें अगर सहभागिता होती है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा एक कदम हो सकता है राजनीतिक दलों के लिए, खासतौर विपक्षी दलों के लिए। तो ऐसे में कौन से ऐसे आवश्यक तत्व हैं जो कांग्रेस को पहल करनी चाहिए, विपक्षी दल जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उनको भी स्वयं इसमें आकर कुछ अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए? देखिए, दुनिया में जितने भी अच्छे एफर्ट्स होते हैं ना, वो कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं, वो आइसोलेटेड एफर्ट्स नहीं होते हैं। इतिहास से भी हमने यही सीखा है, और दुनिया में जो घटनाएं घट रही हैं, हम इस बात को मान के चलते हैं कि जब भी एफर्ट्स कलेक्टिव हो जाएंगे, उनका जो प्रतिसाद है, जो उनका इम्पैक्ट है, कई गुना बढ़ जाता है। और जो बुद्धिमान लोग हैं वो ये सोच के चलेंगे कि हमें अकेला नहीं चलना है, यहाँ अकेला नहीं चलना है, यहाँ साथ लेके चलना है, साथ आने को लोग तैयार हैं। अदरवाइज लोगों में एक इंप्रेशन जाएगा कि आप ग्रो तो कर रहे हो लेकिन हमारी कॉस्ट पे कर रहे हो, बीजेपी की कॉस्ट पे नहीं कर रहे हो, यानी कि आप हमें नुकसान देना चाहते हो जो गठबंधन के साथी हैं। इसी वजह से संशय है, शंकाएं हैं उनके मन में। तो ये सारी चीजें हैं। आई थिंक द वाइज थिंग विल बी जस्ट टू टेक देम अलोंग, कन्विंस देम, क्रिएट a trust, and tell them whatever we are doing collectively and together. It is not something which I am doing just for in isolation for myself or to enhance my reputation or make myself more reasonable and significant. If they can put in the efforts in that direction, then there's nothing like that. So the outcome will be more positive and productive and maybe the more pleasant if people are brought together. There is a synergy that's created and the effort is synchronized. I think things can become more beautiful. मुद्दे रहेंगे, बात मुद्दों की नहीं है यहाँ पर, ना महंगाई की, ना बेरोजगारी की। बात यह है कि आप जनता से जुड़ रहे हैं क्या? आप कनेक्ट पैदा करेंगे। मैनेजमेंट किस चीज का होता है? मैनेजमेंट कनेक्ट का होता है। दुनिया में जब भी कंपनियां हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर आप उनसे जुड़ पाते हैं संवाद के द्वारा, एक भावनात्मक कनेक्ट कर पाते हैं, तो आप सफल हो जाते हैं। कभी आपने देखा कि मोदी जी मुद्दों के सहारे जीते हो? नहीं, वो भावनात्मक कनेक्ट हाँ, के सहारे, जो इमोशनल कनेक्ट है ना लोगों के साथ, उसके सहारे जीतते हैं। आप पाएंगे नवीन पटनायक वो इमोशनल कनेक्ट है, स्टालिन का इमोशनल कनेक्ट है, इवन केसीआर का भी था, रेवंत रेड्डी का भी है, जगन मोहन रेड्डी का भी है, टीडीपी के नायडू साहब हैं, ममता है। इनका इमोशनल कनेक्ट है लोगों के साथ। जो कनेक्ट रखेगा वो ट्रस्ट पैदा करेगा, जो ट्रस्ट पैदा करेगा वो वोट लेगा, जो वोट लेगा वो जीत जाएगा। सिंपल है। तो मेजर चैलेंज है कि आपको कनेक्ट पैदा करना है। कनेक्ट पहले किससे करोगे? देखिए, एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद द पीपल, then the cardinal principle is to first connect with yourself. If you connect with yourself and you succeed, then you connect with the people who are around you, your own people. Then you connect with the people who are, you can say, in your groups actually, जो इंडिया गठबंधन के हैं, उनसे कनेक्ट पैदा करो। लेकिन वो कनेक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। यहां पर गिव एंड टेक भी चलेगा, लेकिन सेक्रीफाइस करने की भावना होनी चाहिए। वो जो कलेक्टिव गोल है ना, एक कंबाइंड गोल है, ज्वाइंट गोल है, लक्ष्य जो है, उसको ध्यान में रखना है, वहां जाना है। कई बार ऐसा होता है हम टिकट विंडो पे जाते हैं, तो सामने जो टिकट सेलर है वो कहता है, सर कहाँ जाना है, कहाँ का टिकट चाहिए? और मैं सोचता हूँ मुझे जाना कहाँ है, आई एम लॉस्ट। कहते सर कहाँ जाना, कहाँ का टिकट चाहिए आपको?
तो मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। तो वो भी आपसे कहेगा पहले डिसाइड कर लो आपको कहाँ जाना है, फिर मैं टिकट दूँगा आपको। ये दुनिया ऐसी है साहब, चाहे वो बच्चों के लिए हो, एडल्ट्स के लिए हो, लक्ष्य सामने होना चाहिए, क्या प्राप्त करना है। अगर आपको पता है कहाँ का टिकट लेना है और आप इस समय टिकट विंडो पे खड़े हो और आपको टिकट सेलर पूछ रहा है कहाँ का टिकट चाहिए। अगर आप उसको नहीं बता पाते कहाँ का टिकट चाहिए तो बड़ी मुसीबत है। और वो पूछेगा अच्छा कितने टिकट चाहिए? आप कहोगे पता नहीं मेरे साथ 28 लोग हैं या 26 लोग हैं या 25 लोग हैं, कितने आएँगे? अच्छा आप मुझे मेरा टिकट दे दो। तो देखिएगा हैरान होके, आर यू इन ग्रुप? कहता हाँ सर। और अपना टिकट ले रहे हो आप? ये पब्लिक देखती है सर, कि आप अपना टिकट खरीद रहे हो न्याय यात्रा में या सबका टिकट ले रहे हो? ये दिक्कत है। अगर राहुल गांधी सबको लेके चलते हैं और कहते हैं मेरे पास 28 दल हैं, सपोज़ करो या 26 है, 28 है, 30 है, जो भी है और मैं कहता हूँ कि मेरी तो पूरी बोगी बुक कर दो। मैं तो पूरी की पूरी 30 बर्थ चाहता हूँ। वो कहेगा ठीक है सर। और आप कहते नहीं यार मेरी कर दो बाकी अपने आप देख लेंगे। तो फिर आप साथ में नहीं हो ना, आपकी आत्मा साथ में नहीं है, फिर आप फेल हो जाएँगे। फिर मुश्किल है आपका जीतना। तो आपको कनेक्ट भी पैदा करना है, आपको लक्ष्य भी पैदा करना है, आपको लोगों को कॉन्फिडेंस में भी लेना है, एक ट्रस्ट पैदा करना है, खुद में भी, जनता में भी, एलाइज़ में भी, बात बन जाएगी। प्रशांत जी। बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत ही सिंपल उदाहरण देके आपने समझाया कि किस तरह से ट्रस्ट पैदा होता है, किस तरह से आपस में यूनिटी भी शो होती है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए क्योंकि जिस तरह से यूनिटी शो करने की बात है, उसमें जो इंडिया गठबंधन का जो संयोजक का पद है या अध्यक्ष कौन होगा या सीट शेयरिंग का जो फ़ॉर्मूला है, इसको अगर उससे पहले कुछ ये ऐसा कुछ कंस्ट्रक्टिव उसमें अपना सामने ला दें चीज़ें जिससे कि लोगों को या उनके जो मतदाता समर्थक वर्ग है, उसको लगे कि सब चीज़ें बड़ी स्मूथली और बड़े सही तरह से आगे बढ़ रही हैं, तो वो ज़्यादा और अच्छा हो सकता है इसके लिए, यात्रा के लिए? देखिए, भारत बहुत विविध देश है। हम कई बार सोचते हैं कि चीज़ें 1 और 1 11 हो जाती हैं, वो होती नहीं। जो मेरी सोच है, ज़रूरी नहीं कि ममता की भी सोच हो। जो ममता की सोच है, ज़रूरी नहीं बीजू पटनायक के दल नवीन पटनायक की सोच हो। जो उनकी सोच हो, ज़रूरी नहीं वो केरल में बैठे विजयन की सोच हो। ये दिक्कत है, क्योंकि वो जो डाइवर्सिटी है हमारी, जो हेटेरोजेनाइटी है सोसाइटी के अंदर, वो जेलिंग के अंदर दिक्कत पैदा करती है। हम कई बार क्या होता है कि मैक्रो लेवल पे ऊपर से दिखने में तो एक हो जाते हैं, लेकिन माइक्रो लेवल पे हम अलग हो जाते हैं। जब तक हम दोनों जेलिंग नहीं पैदा करेंगे, मैक्रो पे भी और माइक्रो पे भी, तब तक बात नहीं बनेगी। यहाँ पे फिर वो म्यूचुअलिटी बहुत ज़रूरी है। म्यूचुअलिटी ऑफ द रिस्पेक्ट है, म्यूचुअलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअलिटी ऑफ द विज़डम है, जहाँ पर आप सम्मान की भावना से आगे बढ़ेंगे। सपोज़ करो आप कहते हैं कि आप केरला में हैं, 20 सीटें हैं, यूडीएफ है, एलडीएफ है, 2 ग्रुप है वहाँ पर। तो आप कैसे फाइट करेंगे वहाँ पे? इस ढंग से फाइट करिए कि 20 की 20 सीटें आपके पास आ जाएँ। हालाँकि वो एक यूनिक सिचुएशन है कि एलडीएफ भी आपके पास है और यूडीएफ भी आपके पास है। वहाँ पे कोई भी जीते सारी 20 की 20 आपके पास आएँगी। आप तमिलनाडु भी जाएँगे तो आपके पास 5-6 पार्टियाँ हैं, तो आपको स्टालिन से सीखना पड़ेगा। वो एमडीएमके को भी एडजस्ट करता है, वो वीसी को भी एडजस्ट करता है, वो कांग्रेस को भी एडजस्ट करता है और 2-3 और पार्टियाँ छोटी-छोटी एक-एक मेंबर की उनको भी एडजस्ट करता है वो। तो स्टालिन इज़ द राइट काइंड ऑफ एग्जाम्पल वेयर वन कैन लर्न कि हाँ, देखो ये हो रहा है। राजस्थान में जाओ तो कांग्रेस को अकेले चलना ही नहीं चाहिए। उसे सोचना चाहिए 25 मैं सीटें लड़ूँगी, पिछली बार भी हारी थी, 25 की 25 फिर हार जाऊँगी। इससे अच्छा होगा मैं काम करता हूँ, वहाँ की बीएसपी को, राजस्थान की, वैसी यूपी वाली नहीं, राजस्थान की बीएसपी को या आरएलटीपी को या भारत आदिवासी पार्टी को मैं साथ में लूँ और मैं उनको वादा करता हूँ, एक काम करता हूँ, भारत आदिवासी पार्टी तुम 2 सीटें ले लो और आरएलटीपी हनुमान बेनीवाल है, तुम भी 2 सीटें ले लो या 3 ले लो, मैं 20 लड़ लूँगा, कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे पता है मैं 25 लड़ा तो भी नहीं जीतूँगा। लेकिन आपके सहारे आऊँगा तो शायद 3-4 सीटें 25 में से निकाल जाऊँ। मध्य प्रदेश में आते हो तो आप कहोगे ठीक है एसपी छोटी पार्टी है, लेकिन इंडिया का गठबंधन का पार्ट है, तो 29 सीटें हैं आपके पास। आप लार्जेस्ट ही दिखाओ, 2 सीटें दे दो उनको, 3 सीटें दे दो उनको, भई आप लड़ो यार कोई बात नहीं, हम आपके साथ में हैं। तो उनको हौसला हो जाएगा कि हाँ, ये सही बात है, नहीं तो 29 की 29 चली जाएँगी वहाँ पर। आपको थोड़ा-सा गठबंधन का सिद्धांत अपनाना चाहिए। नहीं ये तो मेरा प्रदेश है, यहाँ पे तो कोई और है नहीं, ऐसे नहीं चलता। आपको थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, खास तौर से मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें, 14 सीटें, 11 सीटें हैं।
11 में से एक आधी सीट अगर कोई वहां पे मजबूत है, लोकल आदिवासी पार्टियां हैं वहां पर, उनको आप दे सकते हो अपने गठबंधन में लाके, पर वो आप कोशिश नहीं करते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं। आप उड़ीसा में काम कर सकते हो, उड़ीसा में तो कुछ काम ही नहीं कर रहे। मैं तो कब से इनसे कह रहा हूं कि भाई उड़ीसा में जाओ। आपने तो दिसंबर में 30 नवंबर को चुनाव खत्म हो गए थे, वोटिंग पूरी हो गई थी, आप ये 1.5 महीना वहां पे काम कर सकते थे। आप उड़ीसा में और आंध्रा में जाके आप काम ही नहीं करते। ये सब लोग, कमलनाथ, बघेल, अशोक गहलोत, पायलट, सब घर बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा साहब, कोई सड़क पे नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह सड़क पर हैं। वो 30 नवंबर के बाद एक दिन चुप नहीं बैठे हैं। और मुझे तो लगता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह कम से कम 15 स्टेट्स कवर कर चुके हैं इस 1 डेढ़ महीने में, बिल्कुल। चुनाव खत्म होने के बाद। ये लोग कहां गए सब? आपने कब सुना कि कमलनाथ या दिग्विजय या पायलट या गहलोत या भूपेश बघेल कहीं स्टेट में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हो? कहीं नहीं। नहीं, सही नहीं। तो आपका मैनेजमेंट कहां पर है? आप सोचते हो कि 1970 की थ्योरी से आप 2024 में चुनाव जीत सकते हैं? फिर एक वर्ड आता है ना, यू कांट विन इट स्टूपिड, यू कांट विन इट। आप नहीं जीत सकते। बाकी भावनात्मक संबंध कब तक? कुछ मुद्दे भी लेके आओ, सीएमपी लेके आओ, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके आओ, लोगों को साथ लेके आओ, लोगों में ट्रस्ट पैदा करो, तो बात बन जाएगी। पर एक चीज है, वक्त हाथ से निकल रहा है और शायद जी, ये बिल्कुल। वक्त की कीमत को पहचान नहीं रहे हैं कि हमने बहुत सारा वक्त गवा दिया और ऐसी चीजों में गवाया। अगर पिछली 4 मीटिंग को आप देखो तो उसका आउटकम क्या है? जीरो। आज आपको एक प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो आपको पता है वो सामने एक वो प्रॉपर्टी एजेंट की दुकान है, मैं उसके पास चला जाऊंगा, मैं उससे बैठूंगा, उससे बात करूंगा। मुझे आज इंडिया गठबंधन के ऑफिस में जाना हो तो मैं कहां जाऊंगा? मुझे उसके किसी मीडिया कोऑर्डिनेटर से बात करनी है तो कौन है मीडिया कोऑर्डिनेटर? मैं किससे बात करूं? अगर मुझे किसी और संयोजक से बात करनी, मैं किससे बात करूं? आपका तो कोई हेडक्वार्टर नहीं है, कोई सेंटर नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई टेलीफोन नंबर नहीं है। हु आई टॉक? तो ये सारी डेफिशिएंसी किसने पैदा की है? हमने तो पैदा नहीं की है, आपने पैदा की है। बीजेपी के लोग मीडिया से लगातार बात करते हैं, फोन करते हैं, हमें फोन करते हैं, मुझे फोन करते हैं कि सर क्या चाहिए बताइए, हम क्या सहायता कर सकते हैं, हम बताइए, मैं अपना बंदा आपके पास भेज दूंगा, कर दूंगा। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपका पूछा आपने। इनका तो कभी फोन ही नहीं आता आज तक साहब। कभी उन्होंने पूछा नहीं कि आपको क्या चाहिए। दे टेक इट ग्रांटेड। तो वो लोग पूछते हैं आपको आके, वो लोग बिल्कुल। फोन करते हैं आपको, वो आपको साउंड करते हैं, अच्छा कर रहे हैं साहब, प्रोग्राम्स अच्छे आ रहे हैं आपके, बताइए सर क्या कर सकते हैं हम सब, कुछ हमारे लायक हो तो बताइए आप सर। उनके मेरे पास, बीजेपी के नेताओं के मेरे पास मैसेज भी आते रहते हैं। प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या कम्युनिकेशन है, क्या कनेक्ट है आपका? और जब मैं कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन हैं, जो जिनको मैं जानता भी हूं या जो भी लोग हैं, कि आप ये कनेक्ट क्यों नहीं पैदा करते? व्हाई डोंट यू टॉक टू मीडिया? अपने ऑफिस में बैठ गए, कांग्रेस के ऑफिस में, या अपने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस बना ली, 4 प्रेस वाले आ गए, बात कर ली। दिस इज नॉट द वे ऑफ टुडे। आपको अपने यहां से निकल के उनके घर जाना पड़ेगा, भले टेलीफोन से जाओ, वीडियो कॉल से जाओ। आपको मालूम है कि इंडिया में जो 30, 40, 50, 100 ऐसे चैनल्स हैं या 150 चैनल हैं जो शायद आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट भी कर रहे हैं, पर आपको लगता है वो वेस्ट है, सब बेवकूफ हैं, सारे के सारे इडियट्स हैं। पर बीजेपी वो नहीं समझती कि वो इडियट्स हैं। वो मीडिया की पावर को समझते हैं, उसको कैपिटलाइज करते हैं, उसके उनसे बात करते हैं, उनसे संवाद स्थापित करते हैं कि कैसे संवाद को ज्यादा पॉपुलराइज किया जाए। वो इन्फ्लुएंसर्स की मीटिंग बुलाते हैं दिल्ली के अंदर, यूट्यूब के, और उनको कहते हैं कि बताइए आपको क्या चाहिए। टॉप 50 इन्फ्लुएंसर्स वहां आते हैं। वो जयपुर में 30, 40 एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं कि आपके प्रोग्राम ऐसे होने चाहिए जो हमको सपोर्ट करें। वो करते हैं साहब। ये लोग क्या कर रहे हैं? सोचिए ना आप। जिसका बिल्कुल मैनेजमेंट सही। अच्छा है, संगठन अच्छा है, जो आपसे कनेक्ट कर रहा है, जो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, हमसे भी कम्युनिकेट कर रहा है, जनता से भी कम्युनिकेट कर रहा है, तो एज किसको मिलेगी? लेकिन मैंने कहा ना, वही 1970-80 की थ्योरी से आप 2024 में इलेक्शन नहीं जीत सकते। और आप सोचते हो आप अकेले खंबे पे सब कुछ कर सकते हो। अगर राहुल समझता है कि मैं सिर्फ पहले राफेल का मुद्दा था, अब अडानी के मुद्दे पे जीत जाऊंगा, बेवकूफ है। मैं ओपनली कहूंगा बेवकूफ है। अडानी के मुद्दे पे इलेक्शन नहीं होते साहब, ये कुछ नहीं। ये बेकार का मुद्दा है।
उसे उठाने की कोशिश ही मत करना कभी। उस मुद्दे के ऊपर इलेक्शन नहीं होता। कुछ नहीं कुछ। पर समझाए कौन? कौन बताए उनको? कभी निकल के लोगों से बात करते हैं क्या? और दूसरी बात, फिर आपने अविश्वास पैदा किया लोगों में। क्यों? कुली के पास चले जाएंगे, रेलवे स्टेशन पे चले जाएंगे, धान के खेत में चले जाएंगे, मैकेनिक में चले जाएंगे, मोटरसाइकिल ठीक कर रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री बनना है आपको, व्हाट यू डूइंग? ट्रक के अंदर बैठ के जा रहे हैं और फिर कहते हैं मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, मेरे को तो पद ही नहीं चाहिए। तो आपको लोग वोट क्यों देंगे? मैं वोट, जनता कहेगी भैया मैं किसको वोट दे रहा हूं, इसको तो पोस्ट मिलनी नहीं है, ये तो लेने को तैयार नहीं है, तो क्या फायदा है इसको? तो उसको वोट दो जो बनना चाहता है। ये बनना ही नहीं चाहता है। ये दिक्कत है इनके साथ में, लक्ष्य क्लियर नहीं है। यानी कि वही बात पुरानी वापस आ गई मेरी। टिकट विंडो पे है, लेकिन आपको पता नहीं जाना कहां पे है। जाना कहाँ है। आप क्या कन्विंस करना चाहते हो जनता को भारत जोड़ो यात्रा से? व्हाट यू वांट? क्या लक्ष्य है उसका? न्याय दिलो, कैसे न्याय दिलाओगे? सत्ता में आके न्याय दे सकते हो, कुर्सी में बैठ के न्याय दे सकते हो, घर बैठ के नहीं सर। इसलिए मेरे को दुख होता है कई बार। दिस द ट्रूथ। जी। ये बहुत गंभीर आपने बातें कही हैं और निश्चित रूप से ये बड़ा गंभीर विषय है कि और जैसा ये जैसा आप महसूस करते हैं, ज़्यादातर सभी लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उस तरह से जो वर्क होना चाहिए ज़मीन पर या लोगों से संवाद का, वह कहीं न कहीं उसमें बड़ी भारी कमी है। और जैसे आपने गठबंधन के सहयोगी की बात की, जैसे मैं बात यूपी का उदाहरण देता हूँ। यूपी में बड़ा एक बड़ा बहुमत है बीजेपी के पास लगातार अनेक वर्षों से। और दूसरी बार योगी सरकार चल रही है, दूसरा टर्म है उनका। ऐसे में अनुप्रिया पटेल, एक बड़ा छोटा रीजनल पार्टी है यूपी की और 3-4% कहा जाता है उनका वोट शेयर है। उसके बावजूद भी बड़ी महत्ता उन्हें मिलती है सीट शेयरिंग में और केंद्रीय मंत्री भी हैं। ऐसे ओम प्रकाश राजभर या दूसरे जो अन्य दल हैं। तो ये कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा और जैसे आपने तमिलनाडु का उदाहरण दिया कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे समझना चाहिए कि किस तरह से सीट शेयरिंग अपने से छोटे दलों के साथ की जाती है, क्या अंडरस्टैंडिंग बनाई जाती है। ये बड़े विषय हैं, कांग्रेस को समझना पड़ेगा और आपने बहुत विस्तार से पूरी आज चर्चा को बड़ा सार्थकता प्रदान की है। तो न्याय यात्रा को लेकर एक कांग्रेस समझ रही है कि बहुत बड़ा उन्हें कुछ ऐसा अच्छे परिणाम आ सकते हैं। तो ऐसे में बीजेपी का पक्ष अगर देखें इस यात्रा को लेकर, वह कैसे इसे काउंटर करने की तैयारी में है? देखिए, आप यात्रा करो या कोई मूवमेंट करो, उसका असर तो होता है। राजनीति में दूसरे के मूवमेंट को काउंटर करने के 100 तरीके होते हैं। राम मंदिर उनमें से एक तरीका है। लेकिन हम राम मंदिर को सिर्फ एकमात्र तरीका ना समझें। उनके पास और भी तरीके हैं। वो लोगों के पास जा रहे हैं, वो मुद्दों की बात कर रहे हैं। वो लोगों को सस्ता पेट्रोल, डीज़ल देने की भी खबरें निकल कर आ रही हैं। हालाँकि पक्का होगा, नहीं होगा, ये नहीं पता। लेकिन इंतज़ार कीजिएगा पहली फरवरी को। इंतज़ार कीजिएगा पहली फरवरी को। बजट के अंदर कुछ ऐसा आ रहा है जो लोगों को ट्रैक करेगा। हम लोग सोच रहे हैं कि बीजेपी के पिटारे में या उसके हैट में चीज़ें नहीं रह गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कंक्रीट ऑफर आ रही हैं कुछ आपके सामने पहली फरवरी को। ये वोट ऑन अकाउंट नहीं होगा, सब पूरा बजट होगा, चिंता मत कीजिए। और आपके सामने बहुत सारे ऐसे लॉलीपॉप्स आ जाएंगे वहां पे जिसको आप इग्नोर कर ही नहीं पाएंगे। सत्ताधीश होने के नाते आप ये चीजें दे पाएंगे उनको। बिल्कुल। आप 85 करोड़ को 5 किलो अनाज सत्ताधीश होने के नाते दे रहे हैं। क्या राहुल बिना सत्ताधीश हुए 85 करोड़ को कुछ दे सकते हैं क्या? क्या वादा कर सकते हैं हो कि मैं सकता आपको 2000 5000 दूंगा? नहीं। ट्रस्ट किसको है? जो गद्दी पे बैठा है या जो गद्दी बैठेगा, बेटर। वो दे सकता है। तो यहां पर आपको कुछ चीजें मिलने जा रही हैं। उसमें एक महिला सम्मान निधि हो सकती है पूरी की पूरी इंडिया के लिए। 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए, जैसे किसान सम्मान निधि है। जी, जी। वरिष्ठ नागरिक सम्मान निधि आ सकती है कॉमन। एक 500 रुपए का सिलेंडर पूरी जनता के लिए आ सकता है, पूरे हिंदुस्तान के लिए। और इस किस्म की कुछ और ऐसी स्कीम जिसमें आपको हेल्थ की सुविधाएं या कुछ ऐसा पैकेजिंग जो अंदर से शायद इतना पावरफुल ना हो, लेकिन उसकी पैकेजिंग बहुत खूबसूरत होगी। और उसको जब प्रचारित प्रसारित किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि दिस इज द गवर्नमेंट हु केयर्स फॉर द पुअर, दिस इज द गवर्नमेंट हु केयर्स फॉर द मिडिल क्लास। या हो सकता है ये कहे कि
मैं आपको इनकम टैक्स की और ज़्यादा छूट दूँगा। अभी आपको 7 लाख की छूट है, इस बार बढ़ा के बस 10 लाख करता हूँ या साढ़े 8 लाख कर देता हूँ। तो आप समझिए उससे बहुत ज़्यादा उनके टैक्सेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर जो ट्रैक्शन मिलेगा वो बहुत बड़ा होगा। जी, तो बहुत सारे लोग शायद पहली फरवरी को काउंट ही नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बताऊँ। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो व्यवस्था का हिस्सा रहा हूँ और मुझे तो पता है कि ये पहली फरवरी का बजट बहुत कुछ लेके आएगा, पैकेजिंग के रूप में, अंदर भले ही कुछ ना हो। यानी कि हो सकता है अंदर से चांदी हो, लेकिन सोने का पानी चढ़ा हुआ होगा साहब, सोने का पानी चढ़ा होगा। पहली फरवरी को आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आने जा रही हैं और वो जनता को बताएँगी कि राम मंदिर का मुद्दा भी है, इमोशनल मुद्दा भी है, संगठन भी है और मुझे आपको देने के लिए 5 किलो अनाज के अलावा बहुत कुछ है जो मैं आपकी झोली में डाल रहा हूँ। लोग कहेंगे सब कुछ तो मिल गया, राम मंदिर भी दिया, झोली में डाल दिया, अनाज भी दे दिया, मिडल क्लास भी खुश, रिच भी खुश, पुअर भी खुश। हो गया सर काम, और क्या चाहिए आपको? हो गया पैकेजिंग पूरा। जी, प्रशांत जी, धन्यवाद आपका। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आपने जो 1 फरवरी की तारीख बताई है और शायद ही मेरे ख़्याल से मैंने भी कहीं चर्चा नहीं सुनी है, इतनी सारी चर्चाओं में शामिल रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी 1 तारीख को किस तरफ किसी का ध्यान नहीं 1 फरवरी का। आपने बड़ा ही ऐसा कंस्ट्रक्टिव मतलब कहते हैं ना जैसे एक ऐसा पॉइंट दिया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण आने वाले समय के लिए राजनीतिक तौर पर हो सकता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं न कहीं सरकार जो सत्ताधीश हैं, वह ऐसी कुछ योजनाओं को अमल में ला सकते हैं जिससे जो उनका जो नाराज़ उनसे मतदाता उन्हें दिखाई देता है, उसको भी वो अपने फ़ेवर में करने का भरसक प्रयास उन योजनाओं के द्वारा कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और आपने बहुत ही सार्थक तरीके से पूरे विषय को हमारे दर्शकों को समझाया है। मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी और ख़ास तौर से 1 फरवरी जो आपने कहा है कि उसके तरफ भी सभी की निगाह ज़रूर लग जाएँगी आज से, ऐसा मैं मानता हूँ। आपका मैं पुनः आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमारे साथ पूरे चैनल को मिला है। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्य धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद निर्णय चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ जिससे संवाद निर्णय के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।